हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज संडे को भी हम लोगों ने क्लास आपके लिए चला दी है। कारण क्या, सारे एग्जाम एक साथ लगे हुए हैं। पहले मई में एग्जाम यूपीएससी का है, उसके बाद आरओ है और उसके बाद अक्टूबर में पीपीएससी का और यूपी पीसीएस का एग्जाम है। सारे एग्जाम लगे हुए हैं। सैटरडे संडे को वैसे आमतौर पर मैं छुट्टी रखता हूं, मगर आज जरूर क्लास हो रही है संडे को। और अब हम क्लास कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज, जो थोड़ी पीछे चल रही है। पूरा विचार है पूरा विचार है कि एनसीईआरटी की सीरीज को, मतलब अप्रैल में ही कोशिश है कि अप्रैल में ही एक फिक्स स्लॉट बना दिया जाए जिसमें सारी एनसीईआरटी करवाई जाए। और अब एनसीईआरटी में एक नया इनिशिएटिव मैं और ले रहा हूं। एनसीईआरटी जिसको करनी हो, फाउंडेशन बिल्कुल मजबूत करना हो, एनसीईआरटी की थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे वीडियो पे अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप उसको देखिए। कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, मोस्ट वेलकम डियर। इसके साथ साथ यूपीएससी के लिए, स्टेट सिविल सर्विस के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, बीपीएससी के एग्जाम के लिए, आरएस के एग्जाम के लिए, जहां भी जीएस नाम का एक सेक्शन आता है, चाहे वो सवाल 5 आए या वो सवाल 50 आए, उसके लिए अगर सेक्शन आता है तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी के बेस पे एमसीक्यू और एनसीईआरटी के बेस पे मेंस की एक सीरीज भी चलाने जा रहा हूं, जो होगी सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पे ही होगी। तो एनसीईआरटी के लिए आप बस हमें सजेस्ट कीजिएगा, मुझे टाइम कौन सा चाहिए आपको। आपके टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं कोशिश करूंगा कि मेरा टाइम भी मैच हो जाए। प्रेफरेंस आपके स्लॉट की होगी, जो आप चाहेंगे उसमें मैं भी कोशिश करूंगा कि मैनेज मैं कर सकूं। आज एनसीईआरटी की सीरीज में हम लोग आगे चल रहे हैं। एनसीईआरटी में आपको सिलेबस मैंने एक बार नहीं कई बार दिया है। हर चैप्टर के आगे सिलेबस दिया है मैंने आपको बकायदा। अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपको शेयर करा है और उसके व्हाट्सएप पे भी चैनल शेयर करा है, उसके ऊपर टेलीग्राम पे भी मैंने आपको पूरा शेयर करा है सिलेबस। आज उसी सिलेबस में देखोगे तो चैप्टर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। चैप्टर आज हम कर रहे हैं, उससे अगला चैप्टर जो है कुछ राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध, ये लगातार सीरीज चल रही है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। भारतीय समाज पिछड़ा समाज है और भारतीय समाज में बिल्कुल सही कहते हैं रजनी कोठारी कि हमारा समाज कानूनी रूप से, हमारा समाज संवैधानिक रूप से तो डेवलप हो गया है, मगर सामाजिक रूप से अभी डेवलपमेंट होनी बाकी है। भारतीय समाज में हमेशा कुछ वर्ग ऐसे रहे हैं जो औरों की अपेक्षा पिछड़े रहे हैं। पिछड़ापन रहा ही है भारतीय समाज में। उन वर्गों के उपबंध में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। उन्हीं में से कुछ उपबंध का चैप्टर है जिसको आज हम शुरू कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने इन एसटी और एससी आदिवासी लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रावधान किए हैं और एक विस्तृत संविधान बनाया है इन लोगों को भी अधिकार देने का। कुछ लोग क्लास में कहते हैं कि सर ये एक सामाजिक प्रोविजन है, एक सोशल एलिमेंट का प्रोविजन है, इसको क्यों लिखना जरूरी था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या इसको, जैसे हम लोगों ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया, सिटीजन एक्ट बनाया, सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 में, क्या एक इसको एक्ट बना के समाप्त नहीं किया जा सकता था, या एक्ट बना के इसको क्लोज नहीं किया जा सकता था। तो उनको मेरा एक ही जवाब है, यही जो सोच थी, यही सोच रखी है हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने। नेपाल की जनसंख्या से में यूपी और बिहार से जो जाने वाले लोग हैं उनका एक काफी बड़ा योगदान है व्यापार में, व्यवहार में। और नेपाल का और पूर्वांचल का रोटी बेटी का नाता रहा है। भारत के जो पूर्वांचल से गए हुए लोग हैं, जिन्होंने नेपाल को रीढ़ की हड्डी बने हैं, उद्योग की, व्यापार की, सोच की, शक्ति की, उनकी जीडीपी की, उनके समाज की, रोटी बेटी के नाते के द्वारा, उनको कहा जाता है मधेशी। और उन मधेशियों को नेपाल के संविधान ने एक उचित स्थान नहीं दिया। और आज देख तो रहे हो क्या चल रहा है। हर कंट्री डिक्टेटरशिप पे, डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आ रही है, वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रो मोनार्की सिस्टम में जा रही है। कारण क्या, हमेशा जो भी राज्य के अंदर, जो भी देश के अंदर हर वर्ग है, चाहे वो जेंडर में डिवाइड है, चाहे वो जातियों में डिवाइड है, किसी में भी डिवाइड है, उन सबका सम्मान होना चाहिए। नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था, देश का समाज, देश की संस्कृति, देश ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। देख तो रहे हो पड़ोसी देश में पाकिस्तान, बलूचिस्तान को वो नहीं मिला जिसका वो हकदार था। बलूचिस्तान अपने इंडिपेंडेंस के लिए प्रयास काफी कर रहा है, मगर उसके प्रयास को जो बढ़ावा दिया, पंजाब सरकार ने बढ़ावा दिया। चाइना के संग जब एग्रीमेंट कर लिया और उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन करने लगा, और किसके लिए, पंजाब के लिए करने लगा, और किसके लिए करने लगा, पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं दिया। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान ने एक सामाजिक क्रांति को रोकने के लिए संविधान में ही प्रावधान किए गए हैं। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी की सीरीज में। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोगों की इच्छाओं, आकांक्षाओं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों, विश्व में प्रचलित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, देखो, इन लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों, जैसे गांधी जी का मूल्य, गांधी जी पहले ही यह बात कह चुके थे कि भारतीय समाज में सभी लोग समान हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं है।
हरि का मतलब उन्होंने साफ बताया, हरि का मतलब जो हरि का प्रिय है, हरिजन। विश्व में प्रचलित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ने एक ऐसे राज्य की परिकल्पना की जिसमें ना केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था हो, मगर सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था या फ्रीडम मिलने से बात नहीं बनती है, उसके अलावा क्या चाहिए? न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, बंधुत्व की भावना भी होनी चाहिए, तभी वो समाज बन पाएगा, नहीं तो वो समाज नहीं बन पाएगा। यह लक्ष्य है संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना जो साफ कहती है राजनीतिक न्याय दिए जाएंगे, आर्थिक न्याय दिए जाएंगे, सामाजिक न्याय दिए जाएंगे, सभी धर्मों के लोगों को, सभी समुदाय के लोगों में कोई भेदभाव नहीं होगा। मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 जो सामाजिक क्रांति के अगुआ हैं, सामाजिक समानता के अगुआ हैं, वो दिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा संविधान के अन्य विशिष्ट धाराओं से स्पष्ट होते हैं। इन प्रावधानों से स्पष्ट संकेत मिलते हैं भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है जो सामान्यतः देश के लोगों और विशेषकर कमजोर लोगों के कल्याण तथा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। शरीर का एक अंग है डियर, अगर वो कमजोर है, विकसित नहीं है, अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो पूरा शरीर भी अपनी स्वास्थ्य को एंजॉय नहीं कर पाएगा। होता है ना, हमारे शरीर में जरा सा एक पिन भी लग जाती है तो हमें बड़ा दर्द होता है, तो कारण क्या? सारा ध्यान उसी में रहता है, बाकी शरीर के सारे अंग सही चल रहे होते हैं। ऐसा ही देश है, एक शरीर है, और देश को एक शरीर जो माना है लेवियाथन ने माना है। लेवियाथन एक बहुत बड़े थिंकर थे रोमन साम्राज्य में। लेवियाथन ने यही कहा है कि विश्व भारत में क्या, विश्व के किसी भी देश में जो हर जाति है, हर समुदाय है, हर वर्ग है, हर जेंडर है, हर प्रजाति है, वो उस देश की एक शरीर के समान होते हैं। अगर एक वर्ग कमजोर होता है तो दूसरे वर्ग पे जरूर प्रभाव पड़ता है। भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, महिलाएं भी कमजोर वर्गों में आते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग, माइनॉरिटी, अपंग व बच्चे कमजोर वर्गों की श्रेणी में आते हैं। कमजोर वर्गों की श्रेणी का जो क्वेश्चन आया था, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, और मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, जो विद्यार्थी यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड है, और यूपीएससी वो सीएससी के लिए डेडिकेटेड है, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, मगर यूपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं, जैसे अभी यूपीएससी ने साइंटिस्ट का एग्जाम लिया था, तो मैंने उसका पेपर अपने टेलीग्राम चैनल में लिंक कर दिया था। आपने अगर देखा हो तो, नहीं देखा तो गलती आपकी है। आपको यूपीएससी का एक ट्रेंड पता लग जाता है। यूपीएससी ने यही पूछा था कि भारत में कमजोर वर्गों की श्रेणी में कौन कौन आता है, तो कमजोर वर्गों की श्रेणी में 4 आंसर थे, उसमें से एक आंसर ये भी था बच्चे, मगर वो ज्यादातर बच्चे लगा के नहीं आए। उन्होंने कहा कि ये तो देश के संसाधन है, अगर वो हैंडीकैप होते बच्चे तो हम आते, मगर नहीं, बच्चे और महिलाएं ये भी कमजोर वर्गों के अंदर आते हैं। और यूपीएससी ने अपने पेपर में सीएससी की बात अगर करें, प्रीलिम मेंस के पेपर 2 में सेक्शन में देखोगे तो कमजोर वर्गों के अंदर महिलाओं व बच्चों से संबंधित योजनाओं को भी शामिल किया है। तो भारत में कमजोर वर्गों के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, माइनॉरिटी सेक्शन और हैंडीकैप, दिव्यांग और बच्चे, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। बल्कि आप लोगों को ट्रांसजेंडर को भी इनमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, अगर ऑप्शन हो तो ट्रांसजेंडर भी सेंसिटिव जोन में आते हैं। इन लोगों या समूहों के कल्याण के लिए मात्र समता का अधिकार या सार्वभौमिक व्यस्त अधिकार की गारंटी पर्याप्त नहीं है। ध्यान रखना डियर, सभी संविधानों ने और भारतीय संविधान में या भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल ने एक बात का फर्क था। जैसे भगत सिंह ने 1923 में ही ये बात क्लियर कर दी थी कि आजादी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होता, आजादी का मतलब होता है सामाजिक आजादी, सामाजिक अर्थव्यवस्था, सभी तरह की समानता होनी चाहिए। इसीलिए भारतीय संविधान ने बड़ा सोच समझ के कहा था, न्याय का मतलब पॉलिटिकल न्याय नहीं है, आर्थिक और सामाजिक न्याय भी है। इसीलिए कहा गया है कि इन लोगों या समूहों के कल्याण के लिए मात्र समता का अधिकार दे देना और सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार देना, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर आप लोगों को वोट देने का अधिकार है, मगर वोट देने के अधिकार में आप लोगों के पास वो ज्ञान नहीं है, वो शिक्षा नहीं दी गई है राज्य के द्वारा, जिससे आप अपने देश के प्रति और अपने लोगों के कल्याण की सोच और समझ रख सकते हैं, या आपको इतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनाया गया है कि कोई सांसद, कोई व्यक्ति 500 रुपए में आपके मताधिकार का अधिकार खरीद ले, तब भी कहा जाता है कि राज्य पीछे रह गया है। इसीलिए एनसीईआरटी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि इन लोगों के समूह के कल्याण के लिए मात्र समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी और यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी के ही गारंटी मान्यता नहीं होगी, सरकार को और भी कुछ करना होगा। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श हेतु सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र भी आवश्यक है। मैंने कहा ना, वोट डालने का अधिकार है, मगर शिक्षा नहीं है कि किसको डालें, कैसे प्रक्रिया में डालें, लोग वोट डालना भी है, नहीं डालना तब भी वोट डालने का अधिकार बेकार है। अगर इसके साथ अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तब भी लोकतंत्र कायम नहीं रहेगा। इसीलिए समाज के कमजोर वर्गों के हित व अधिकारों की रक्षा के लिए न केवल एक शक्तिशाली संवैधानिक तंत्र हो,
संवैधानिक तंत्र होना बहुत जरूरी है, बल्कि उनके कल्याण, विकास, सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं व कार्यक्रम भी संचालित होनी चाहिए। यस, भारत इसी सिलसिले पे चला है, यूएस से नहीं चला। यूएस से ने अपनी जितनी भी अपने यहाँ हिस्पैनिक हैं, जो अफ्रीका से आए हैं, जो एशिया से आए हुए लोगों के लिए हैं, उनके लिए एम्पावरमेंट के लिए योजनाएं बनाई हैं, स्कीम बनाई है, मगर जैसी सरकार जैसे बदलती है, यह अधिकारी के मन पे डिपेंड करता है, अधिकारी की मान्यता के ऊपर। मगर भारत एकमात्र देश है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों प्रोविजन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में संविधान में प्रस्तावना से लेकर भाग 3 से लेकर भाग 4 है, और स्पेशल है भाग 16 है, इसको डेडिकेटेड किया गया है। और अगर बात की जाए योजनाएं, तो दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं बनाई गई हैं। और अगर बात की जाए न्यायालय, तो न्यायालय भी इस बात में सजग रहा है कि किसी भी प्रकार से किसी भी योजना के द्वारा दिव्यांगों का हनन नहीं होना चाहिए। जैसे दिल्ली मास्टर प्लान बना रही है 2041 का, दिल्ली सरकार का मास्टर प्लान बन रहा है। दिल्ली सरकार के मास्टर प्लान में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में साफ कहा कि जो भी राज्य मास्टर प्लान बना रहे हैं अपने यहाँ, जैसे आंध्र प्रदेश राजधानी को क्रिएट कर रहा है, तो उन्होंने साफ कहा कि जितने भी सरकारी हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उन सबके ऊपर दिव्यांगों को जाने के लिए, दिव्यांगों को यूज करने के लिए वहां पे रैंप सिस्टम बनाना चाहिए, वहां पे बिल्डिंग का एक मॉडल बनाना चाहिए। और अब तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी सरकार ने कह दिया कि जो प्राइवेट बिल्डर्स बिल्डिंग बन रही हैं, सोसाइटीज बन रही हैं, वहां पे वो होनी चाहिए किसके, इको फ्रेंडली होनी चाहिए, हैंडीकैप दिव्यांगों के लिए भी इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तो सरकार के हर अंग भारत में कर रहे हैं, इसीलिए भारत में सामाजिक क्रांति आने की संभावना नहीं है। राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श हेतु देखो, जैसे सारा बता दिया है ये, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियां मतलब एससी की बात चल रही है, क्या है अनुसूचित जातियां? शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो संबंधित जाति व नस्ल के होते हैं, जो संबंधित जाति या नस्ल के होते हैं। कास्ट है और नस्ल मतलब रेस के होते हैं, जिनके संबंध में चर्चा संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार बनाई गई सूची में है। 341 के अनुसार बनाई गई सूची में है। पारंपरिक रूप से शब्दों से ये ऐसे लोग हैं, ये जो बहिष्कृत व अछूतों की श्रेणी में रखा जाता है। याद रखना, भारतीय संविधान ने एससी, एसटी और ओबीसी इनकी एक सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दी है। क्यों? कहीं ये लोग जाति के रूप में बहिष्कृत हैं, कहीं ये लोग वाणी के रूप में है, कहीं सामाजिक रूप में है, कहीं ये लोग एक अच्छे समाज का बनने के बाद भी कहीं ना कहीं मतलब एक अभाव में है। तो इसीलिए भारतीय संविधान ने ये न्यायालय के ऊपर, ये कार्यपालिका के ऊपर, ये देश के ऊपर छोड़ दिया है कि इनकी स्थिति के अनुसार इनका प्रभाव दिया जाए। तो इसलिए 341 क्या कहता है, 341 में जो सूची बनाई गई है या जो भविष्य में जो जातियां उसमें डाली गई हैं, वही अनुसूचित जातियां मानी जाएंगी और इसका एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ब्रिटिश औपनिवेशिक समय में पाश्चात्य उदारवादी मूल्यों के आगमन व सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उदय ने जातीय विभेद के प्रश्न को भूपटल पर रखा। अब देखो लाइन देखो कितनी प्यारी है। जाति के लिए पेपर 2 में क्वेश्चन आता है, पेपर 4 है उसके अंदर क्वेश्चन आता है, उसका एथिक्स का क्वेश्चन आता है, एस्से में आता है। तो आप देखो ये लाइन लिखो, ब्रिटिश औपनिवेशिक समय में पाश्चात्य उदारवादी मूल्यों के आगमन। जो जेएस मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, इसके आर्टिकल पढ़े गए, एमाइली के आर्टिकल्स पढ़े गए, रूसो के आर्टिकल्स पढ़े गए भारत के अंदर, ठीक है, डायरकी के आर्टिकल पढ़े गए। इन सब आर्टिकल को जब पढ़ा गया तब पता लगा कि मानव सब समान है, मानव का जाति रंग अलग अलग हो सकती है, वो उसकी मान्यताएं हैं, सब मानव एक दूसरे के समान है। और इसी ने तब उस समय सिटीजनशिप से ऊपर भी एक धारणा को बनाया, वो है ह्यूमन राइट को, ठीक है। और भारत में फिर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को ईश्वरचंद विद्यासागर को नाम सुना है, राजा राममोहन राय का नाम सुना है आपने। उन लोगों के उद्देश्य से जाति विभेद के प्रश्न को भूपटल पर रखा। निम्न जाति के लोगों द्वारा भी अपनी दुर्दशा को लेकर बदलाव की मांग की गई। अभी तक जब तक ये, इससे पहले क्या सोचा जाता था, अगर हम गरीब हैं तो इसमें कोई राजनीतिक व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का, राज्य का, देश का या और समाजों का कोई भी इसका महत्व नहीं है। क्यों? हमें ऊपर वाले ने ही गरीब बनाए हैं। जैसे सुदामा कृष्ण के सखा होने के बाद भी गरीब थे, ठीक है, मगर अब जाके लगा कि नहीं, गरीबी अस्थायी है, ये परिवर्तन बदल सकती है अगर तंत्र में परिवर्तन हो। तो यहां के लोगों ने बदलाव की मांग की। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपने अपने तरीके से उन मुद्दों को उठाया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने अनेक कारणों से इन जातियों के लिए आरक्षण सहित कुछ नीतियों का निर्धारण करना प्रारंभ किया था। आजादी से पहले ही इनको आरक्षण था। एक तरह से 1909 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी स्थायी रूप से। राष्ट्रीय आंदोलनों ने अनुसूचित जातियों के उत्थान के मुद्दे को अपनी कार्यसूची में शामिल किया। और इसमें सबसे बड़ा नाम है किसका? गांधी जी का। गांधी जी का सबसे बड़ा नाम है। गांधी जी ने, जिन्होंने ये बात कही थी कि याद रखना इस बात को, अगर राजनीतिक फ्रीडम आपने ले भी ली, अगर देशवासी आजाद नहीं हुए तो ये राजनीतिक फ्रीडम किसी काम की नहीं है। अनुसूचित स्वतंत्रता के समय अनुसूचित जातियों के कल्याण व विकास के लिए मांग व प्रतिबद्धता दोनों ही थी।
इसी कारण संविधान निर्माण के साथ सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु मार्ग प्रशस्त किए गए। अब बात करते हैं थोड़ा सा परिचय एसटी समुदाय का, अनुसूचित जनजातियों का समुदाय का। अनुसूचित जातियों के बारे में, अनुसूचित जाति 341 है और अनुसूचित जाति 342 कहीं होगा, लिखा होगा। आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की श्रेणी में दूसरा वर्ग अनुसूचित जाति का है। देखो तीनों रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कानूनी रूप से अनुसूचित जातियों की भांति अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत वे जनजातियां शामिल हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्मित सूची में किया गया है या भविष्य में किया जाना है। कुल मिला के एसटी कौन है, जो 342 के अंतर्गत आता है, एससी कौन है, 341 के अंतर्गत आता है। मगर उसके आने की क्या उसके आधार है, ये कुछ क्लियर नहीं है। ये मोटे मोटा ब्रॉडली माना गया है कि ये आधार हो सकते हैं। और ये राजनीतिक रूप से भी पिछड़े हैं, दूसरे वर्ग में रखे गए हैं। एनसीईआरटी ने जो कहा है बड़ा क्लियर कहा है। अभी देखो एक आर्टिकल मैं बताता हूं आपको, चुनाव हुए थे एक आदिवासी राज्य में, अभी चुनाव हुए एक आदिवासी राज्य में। जब वो राज्य किसी और राज्य से अलग होने के लिए प्रयास कर रहा था तो एक दल ने उसका अगुवाई करी। कुल मिला के ये इतिहास कहता है और ये भारत में है भी, जो दल अलग राज्य की मांग करता है ना, अगर अलग राज्य बन जाता है तो अलग राज्य की मांग करने वाला प्रमुख दल ही सत्ता में आता है। आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल, तेलंगाना का एग्जाम्पल देख लो, उत्तराखंड का एग्जाम्पल देख लो, बिहार के अलग झारखंड हुआ देख लो, कहीं भी देख लो, आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात। 1966 में हरियाणा का देख लो, किसी का भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सेट होगा ये प्रॉब्लम। मगर जब वो आए सत्ता में तो आने के बाद उन्होंने जो शोषण करा, क्योंकि वो आदिवासी तो थे मगर वो खुद थोड़े पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उन्होंने जो सत्ता का शोषण करा। अब की बार चुनाव हुए, हर बार चुनाव हुए, आखिर में वहां की जनता उन्हीं को चुन लेती है और वो लोग दोबारा शोषण का तंत्र प्रारंभ कर देते हैं। और वो लोग अगर बाहर आ जाएं तो उनको आदिवासी कोई कह भी नहीं सकता है वो आदिवासी है। कारण क्या, राजनीतिक समाज पिछड़ा है, राजनीति में आदिवासी अभी भी इसी बात को गिनते हैं कि हमारा आदिवासी भाई है, चाहे वो कैसा ही है। ये भी एक तरह का पिछड़ापन है मानसिक रूप से, ठीक है। और वो आदिवासी राज्य जिस राज्य से अलग हुआ वहाँ के भी यही हाल है। इसीलिए देख लो, जहाँ पे आदिवासी समुदायों ने राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं या एससी एसटी पिछड़े हैं या ओबीसी पिछड़े हैं, उस प्रदेश का भी बंटाधार हुआ बैठा है। डाटा आपके सामने भारत सरकार और उसी स्टेट की वेबसाइट पे आपको आर्थिक और सामाजिक डाटा मिल जाएगा जो इस बात को कहेगा, ठीक है, याद रखना इस बात को। अनुसूचित जनजाति व जाति के रूप में पिछड़ी श्रेणी में शामिल नहीं है। अनुसूचित जनजाति जाति के रूप में पिछड़ी श्रेणी में शामिल नहीं है, बल्कि वे स्वयं वे लोग हैं जो सुदूर जंगल व पहाड़ों में जनजातियों के रूप में निवास करते हैं और जिनकी आधुनिक सामाजिक आर्थिक संसाधनों तक पहुंच नहीं है। छत्तीसगढ़, अबूझमाड़, ऐसे ही प्रदेश हैं। इवन महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, महाराष्ट्र जो है, मतलब एक तरफ देखो मुंबई है जो जीडीपी में, समाज में, सोशलाइट में इतनी एडवांस है, और मुंबई का ही पार्ट है गढ़चिरौली, अगर आपने सुना तो। इसीलिए कहा गया है। और याद रखना, स्टेटमेंट पहले भी आ चुकी है, एससी एसटी समुदाय पिछड़ी जातियों में आते हैं। गलत, पिछड़ी जातियों में ये नहीं आते, पिछड़ी जातियों में सिर्फ ओबीसी वाले आते हैं। ध्यान रखना, शब्दों का देखना, शब्दों का क्या फर्क है, क्योंकि पॉलिटी का मतलब कानून है, कानून का आधार है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और कॉन्स्टिट्यूशनल में शब्दों का बड़ा हेर फेर बड़ा सोच समझ के किया जाता है, बड़ा सोच समझ के। धारा 496 है, 498 है दहेज प्रथा की। उस दहेज प्रथा के कानून में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ना, करेगा, मतलब जेंडर वॉइस करे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नए जो बन रहा है लॉ कमीशन, उसको कहा है कि याद रखना, आदमी ही दहेज नहीं लेता, औरतें भी दहेज के लिए कई बार प्रताड़ित कर देती हैं, दहेज के रूप अलग होते हैं। तो याद रखना इस बात को। इसीलिए भाषा बिल्कुल एनसीईआरटी ने सही लिखी है। ऐतिहासिक रूप से इन जनजातियों की एक मुख्य विशेषता इनका आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरण संबंधी एकाकीपन रहा है। जैसे अभी भी है, सेंटिनल जाति है अंडमान निकोबार में, जारवा जाति है अंडमान निकोबार में। जारवा जाति जनजातियों ने अभी देश के 75 साल के बाद अभी दिया है पहली बार अपना वोट, तो ये इसीलिए ये पिछड़ी है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुसूचित जातियों की भांति जनजातियों में भी जागरूकता आई। इस समय प्रशासन के सर्वत्र विस्तार हुआ। रेल व सड़क के निर्माण के फलस्वरूप ये जनजातियां प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में आ गए। रेल, और ये मतलब रजनी कोठारी अपनी बुक में सही लिखते हैं, भारत में जो रेलों का विकास हुआ इसने एकत्व को बढ़ाया, इसने भारतीयता को भी बढ़ाया। रेलवे के एक ही फट्टे पे, एक ही स्लीपर पे एक
जाति समुदाय के अलग अलग लोग बैठे, टिकट लेके बैठे, और उन जाति समुदाय के लोगों ने जब अपनी बातचीत करी और जब एक दूसरे को जाना तो पता लगा पीड़ित हम सारे ही हैं। कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई थी रेलवे की, लोगों में कनेक्टिविटी होगी एक स्थान से दूसरे स्थान पे, प्रशासन को भी हेल्प मिलेगी, मगर इसने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट लगाए थे ब्रिटिश सरकार के लिए। प्रशासकों के साथ साथ व्यापारी, सूदखोर, उद्योगपति भी इन क्षेत्रों में पहुंचे, जिसका परिणाम यह हुआ जनजातियां अपनी जमीन व अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो गई। शाम को जो बैच चल रहा है 6 से 8 चल रहा है, उसमें फ्राइडे को ज्योग्राफी क्लास हुई थी एनसीईआरटी की क्लास में भी यही क्वेश्चन आया था एक, कि क्या कारण है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में जनजातीय आंदोलन विशेष स्थान रखते हैं। जनजातीय आंदोलनों को कभी भी भारत में फ्रीडम होगी, भारत का सब शासन होगा, भारत राज्य होगा, एक गणराज्य होगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। आखिर में उन्होंने जो क्या नाम है रिबेलियन करा था, उन्होंने जो शुरुआत करी थी विद्रोह की, वो शुरुआत अपनी जल जंगल जमीन के लिए ही की थी, क्योंकि अंग्रेजों के परिणाम स्वरूप इनकी नीतियों में बड़ा परिवर्तन हुआ। पहली बार अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग जंगल में, जैसे एक बात बताता हूँ, इंसिडेंट है, एनसीईआरटी ने ही लिखी है, राजमहल की पहाड़ियों के नाम से हिस्ट्री की बुक में एनसीईआरटी कहती है कि काफी समय तक तो जनजातियों को, आदिवासियों को यही समझ में नहीं आया कि इन गोरे साहब को जंगल में लेना क्या है। जंगल में कुछ है ही नहीं, लकड़ी आप लोगों के काम की नहीं है, पौधे आप लोगों के काम के नहीं है, जानवर आप लोगों के काम के नहीं। आप कभी कभार शिकार खेलने आते हो, इन छोटे मोटे जानवरों को क्या मारते हो, क्योंकि जंगल के पास तो आदिवासी, शेर के पास तो आदिवासी भी नहीं रहते हैं, वो भी एक विशेष जोन में रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। मगर जब अंग्रेजों ने पहली बार उनसे कहा कि आप लोग जो है, ये आप लोग जो खेती करते हैं, खेती का एक जो प्रकार है कि आप लोग एक जगह खेती उगाते हैं, उसको फिर खेती करते हैं, बाद में उसको जला देते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो ऐसी खेती ना कीजिए, एक जगह रख के खेती कीजिए, आप एक जगह रहिए। तो वो कहते हैं पूरा जंगल हमारा है, हम कहीं खेती करें। वो अंग्रेजों ने कहा नहीं, जंगल आपका नहीं है, आप एक ही जगह खेती कीजिए। राजमहल की पहाड़ियों के नाम से जो शीर्षक है क्लास 10th की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है उसमें, ठीक है। तो कारण क्या है, प्रशासकों के साथ साथ ये भी सब लोगों में पहुंचे थे, व्यापारी, उद्योगपति, जिसकी वजह से क्या हुआ था, फ्रीडम रह गई थी। और 1793 का जो एक्ट बनाया था स्थायी बंदोबस्त, उसने भी यही काम को आगे बढ़ाया था। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति व जनजातियों के कल्याण की। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति व जनजातियों की सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी, संरक्षण, कंजर्वेशन, कल्याण, वेलफेयर के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। दूसरी ओर पंचवर्षीय योजनाओं में भी इनके कल्याण हेतु विकास नीति को मुख्य लक्ष्य के रूप में रखा गया है। इसके अतिरिक्त केंद्र व राज्य सरकारों ने इनकी स्थिति में सुधार के लिए अनेक योजनाएं व कार्यक्रमों को प्रारंभ कर इस दिशा में विशेष कदम उठाए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। संवैधानिक प्रावधान क्या है, संविधान ने इनके लिए क्या प्रावधान करे हैं, संविधान इनके लिए क्या प्रावधान करता है जिससे ये लोग सिक्योर हो सके। तो इसी में सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों व जनजातियों व अन्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा व संरक्षण के कुछ प्रावधान किए गए हैं, जो नागरिक के रूप में उन्हें एक सामान्य अधिकारों पर बल देते हैं, जिनका लक्ष्य उनके शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, सामाजिक अक्षमताओं को दूर करना भी है। संविधान का अनुच्छेद 17 जो है राइट टू इक्वालिटी में है, पार्ट 3 में अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत बैन है, तथा किसी भी रूप में अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार पर प्रतिबंध लगाता है। छुआछूत अधिनियम 1955 के क्षेत्र को व्यापक करने व दंड को कठोर करने की दृष्टि से 1976 में इस अधिनियम में विस्तृत संशोधन किया गया, जिसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम किया गया, जिसमें छुआछूत पर रोक लगाई गई। ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये अभी तक जो आया है, अभी तक ये जो क्वेश्चन आया मध्य प्रदेश पीसीएस को छोड़कर, और यूपीएससी ने और स्टेट पीसीएस ने अभी तक ये जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है नागरिकता को लेकर, कि भारतीय संविधान में नागरिकता के लिए पार्ट 2 डेडिकेटेड है, आर्टिकल 5 से 11 डेडिकेटेड है, मगर फिर भी क्या कारण है कि नागरिकता की परिभाषा जब सबसे पहले 1955 में एक्ट बनाया गया, और फैक्ट है नागरिकता क्या होगी, नागरिक कौन होगा, नागरिकता का प्रोविजन क्या होगा, 5 प्रकार की नागरिकता लेने के तरीके कौन से होंगे, 3 प्रकार से नागरिकता कैसे चली जाएगी, इन सब के बारे में संविधान में नहीं लिखा है। इसको 1955 में एक्ट के द्वारा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बना के उसको डिफाइन किया गया था। क्लियर हो रही है बात। अब मैं आता हूं इस चैप्टर पे। इसी प्रकार भारतीय संविधान में सिर्फ ये लिखा गया था कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राज्य का काम है कि वो देश में छुआछूत का अंत करेगा, एबोलिशन करेगा, किसी भी प्रकार से छुआछूत को बढ़ावा नहीं देगा। मगर उस छुआछूत को अगर कोई करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो पहला। दूसरा, राज्य सरकार उस छुआछूत के एबोलिशन को खत्म करने के लिए क्या करेंगी, दूसरा शब्द। तीसरा,
कैसे पता लगाया जाएगा उन लोगों में ये बात पहुंचाने की छुआछूत वाकई गलत है, क्योंकि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था, तब सुकुमार सेन जो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे, इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने जो अपनी बुक लिखी है, इवन एनसीईआरटी ने फर्स्ट पेज में पॉलिटी में उनका व्याख्यान भी लिखा है, मगर उन्होंने जो व्याख्यान लिखा है वो लिखा है पॉलिटी के परिप्रेक्ष्य पे, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, अगर आप थोड़ा समस्या को दिमाग लगा सको, मेरी इस बात से कनेक्ट कर सको यूपीएससी वालों। उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारतीय संविधान ने साफ साफ कह दिया, आर्टिकल 326 ने साफ साफ कह दिया कि सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी जाएगी। जो भी, पहले तो 18 साल है ना चुनाव का, पहले 21 साल था, जो भी 21 साल का होगा वो मतदान देगा, चाहे वो जेंडर कोई भी हो। हम लोगों ने सबसे पहले करना क्या था, आज तक भारत में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हुआ ही नहीं, हम लोगों को सबसे पहले मत सूची बनानी थी, वोटर लिस्ट बनानी थी। हम लोग गांव गांव गए वोटर लिस्ट को बनाने के लिए, मगर वोटर लिस्ट को बनाने में सबसे बड़ी समस्या क्या आई, आदमी चले जाते थे, क्योंकि सरकारी अधिकारी बनाते थे, टीचर बनाते थे, कह रहा हम लोग गांव में जाते थे, लोगों के पास जाते थे, गांव में ज़्यादातर लोग जो है नौकरी पे चले जाते थे, या गाँव में ज़्यादातर लोग क्या करते थे, खेतों में चले जाते थे, घर में औरतें रहा करती थी। हम औरतों को दरवाजा खटखटाते और पूछते कि आपका नाम क्या है, तो औरतें कहती कि नाम फलाने की लुगाई। आपके घरवाले का नाम क्या है, घरवाले को नाम नहीं लेते हम लोग, तो आपका लिखना क्या है, लिख दो नुन्नू की भाई, नुन्नू की माँ, पुन्नू की माँ, ये लिख दो। वो कहते हैं सबसे बड़ी समस्या आएगी हम उनको लिखे कैसे। यही दृष्टिकोण था, उन्होंने अपनी बुक में एक रेफरेंस दिया है कि जब हमने कैटेगरीज बनाई एससी एसटी की, तो आधे लोगों को ये भी नहीं पता था कि हम लोगों को अलग रखना चाहिए नहीं चाहिए, और वो कहते थे यस हम लोग अछूत हैं, और ये बात सब लिखी हुई है पहले से ही, इसीलिए इसमें बदलाव क्या करना है। तो उन लोगों तक ये बताना कि नहीं, ये एक सामाजिक कुरीति है जिसको बदलाव करना है। इसीलिए आर्टिकल 17 जो अधूरा था, आर्टिकल 17 के पूरा करने के लिए सबसे पहले जो है एबोलिशन एक्ट बनाया गया 1955 में, और 1955 में व्यवस्था की गई, पहली बात छुआछूत को परिभाषित किया गया। दूसरी बात, छुआछूत कहाँ नहीं हो सकता, ये भी कहा गया कि सार्वजनिक प्लेस के स्थानों पे नहीं हो सकता है। लिखना जरूरी था। कुछ लोग बच्चे क्लास में पूछते हैं, जैसा अब आप तो कुछ पूछते ही नहीं है खैर, मगर क्लास में ऑफलाइन में कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इतना डिफाइन में लिखने की क्या जरूरत थी। उसका कारण था, किसी की रसोई में जाओगे तो माँ अभी भी रसोई में, हमारे जैसे मुझे ही मम्मी हमारी रसोई में एंटर नहीं होने देती है, क्योंकि मैं प्याज भी खाता हूँ। दिल्ली में अकेला रहता हूँ, तो मतलब खान बाहर बाहर भी जाता हूँ तो प्याज लहसन अब चलता है, तो लहसन तो नहीं खाता खैर मैं, प्याज अभी भी कई बार खाना पड़ता है, तो हमारे बर्तन लगे। तो उन्होंने साफ कहा कि किसके क्षेत्र में नहीं होगा एबोल्यूशन, किसके क्षेत्र में एबोल्यूशन होगा, सार्वजनिक क्षेत्र में होगा, जहाँ सार्वजनिक है, कोई प्राइवेट में नहीं हो सकता है। कोई अगर सरकारी अधिकारी के आप सरकारी दफ्तर में जाते हो तो वो आपको नहीं रोक सकता, सरकारी बंगले में जाते हो तो वो आपको नहीं रोक सकता, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर। मगर हाँ, अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने घर पे है, पर्सनल घर पे है, तो वो आपको रोक सकता है, क्योंकि वो उसकी मान्यता। ये सारी बातें डिटेल में लिखी गई, इसका दंड क्या होगा डिटेल में लिखा गया। इसीलिए क्वेश्चन अभी तक एमपीपीसीएस में तो खैर ये टॉपिक ही अलग से है कि वहाँ पे नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम के क्वेश्चन ही आता है, 20 नंबर का या 15 नंबर का आता है शायद। मगर यूपीएससी ने ये लिखा है, तो ध्यान रखना, 17 आर्टिकल अधूरा है, ना तो परिभाषा देता है, ना दंड देता है, ना रोकने का प्रावधान देता है, ना प्रोसीजर के बारे में बताता है। इसका पूरा करता है आर्टिकल 17 के साथ 1955। यूपीएससी वालों ध्यान से सुनना इस बात को। वर्ष 1989 में इससे संबंधित एक अन्य अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के नाम से भी पारित किया गया, यातनाओं की रोकथाम के लिए। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 17 जहां एक और छुआछूत को समाप्त करता है, वहीं 14, 15, 16 समता व सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की स्थापना करता है। अनुच्छेद 14 धारा 14 सभी के लिए कानून के समक्ष समता व संरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद लिखना है यहाँ पे, धारा लड़के ने गलत लिख दिया है। अनुच्छेद पवित्र है, धारा जैसे भगवान पवित्र है, भगवान की पूजा करने की व्यवस्था जो है उससे उससे उसको उतनी पवित्रता नहीं है जितनी भगवान पवित्र है। अगर दोनों में चुनाव करना हो तो भगवान को चुनेंगे, भगवान साध्य है, पूजा साधना है। धारा जो है, अनुच्छेद जो है साध्य है, धारा जो है वो साधना है। अनुच्छेद 15 नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सभी को अवसर की समानता, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये दोनों अनुच्छेद सभी को समान घोषित करने के साथ साथ राज्य को भी अधिकार भी प्रदान करते हैं वह अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु विशेष व्यवस्था कर सके। विशेष व्यवस्था कर सके, राज्यों को ये अधिकार देने जरूरी थे। कारण क्या, कारण एक ही है,
संविधान में संरक्षात्मक भेदभाव से संबंधित प्रावधानों के अतिरिक्त राज्य के नीति निर्देशक तत्वांतों को सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय भाग 3, सामाजिक आर्थिक न्याय भाग 4 दिशा में सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन माना जा सकता है। अन्य अनुच्छेदों के साथ साथ अनुच्छेद 38 और 46 डीपीएसपी में विशेष रूप से जनसंख्या के अभावग्रस्त वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने का लक्ष्य रखते हैं। जैसे मनरेगा भी एक सामाजिक न्याय का साधन है, मनरेगा। ठीक, इन अनुच्छेदों के अतिरिक्त लोकसभा अनुच्छेद 330, विधानसभा अनुच्छेद 332 सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। क्या आरक्षण का प्रावधान संवैधानिक है? यस, आरक्षण का प्रावधान संवैधानिक है। लोकसभा में 8 लोकसभा की सीटों में अनुच्छेद 330 के द्वारा, राज्यसभा की सीटों में अनुच्छेद 332 के द्वारा सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। और आरक्षण का प्रावधान रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं आपको एक अपना तजुर्बा शेयर करता हूं, जो बच्चा अगर समझ सके तो। एक एनजीओ है एजुकेशन का, तो उस एनजीओ के द्वारा मैं छत्तीसगढ़ में गया था उस एनजीओ के साथ, और छत्तीसगढ़ में वहाँ पे मुझे उस एनजीओ को रोजगार के लिए, सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें सूचनाएं देनी थी, उन्हें ट्रेन करना था, उन्हें बताना था। तो हमारा सबसे बड़ा अभियान पता है जो हम सोच के गए थे, हमें वहाँ पढ़ाना है, बच्चों को तैयारी करवानी है, हम बुक्स नोट्स वगैरह सारे गए थे, 2 महीने का कैंपेन था पूरा। उस समय सबसे ज़्यादा दिक्कतें पता है कहाँ आई थी? उन लोगों को मुझे ये विश्वास दिलाने में दिक्कतें आई कि भाई सरकारी नौकरी जो निकलती है, जो तुम्हारे साथ ये अधिकारी खड़ा है, ये अधिकारी खड़ा है, ये चौकीदार खड़ा है, ये पुलिस वाला खड़ा है, ये तुम भी बन सकते हो, ये आप भी बन सकते हो, इसमें प्रावधान है, आप तैयारी करो सरकारी नौकरी की। आधे से ज्यादा लोग मेरी इस बात को विश्वास ही नहीं करते थे। वो कहते थे नहीं, इनके बाप भी जो थे पुलिस में थे, हम जानते हैं उनको, फलाने गांव में थे, इनके दादा भी पुलिस में थे, ये सब उन्हीं को मिलती है, बेटे को मिलती है, ये हर किसी को नहीं मिलती। बाद में हम उन्हें कहते थे कि ये प्रावधान है, आप तैयारी करो, फॉर्म करो। इसको विश्वास दिलाने में जितनी दिक्कतें हुई, ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था 2012 में, पहला अनुभव था ये। और 2 महीने में मैंने 15 से 10% ही पढ़ाया होगा, मगर वास्तव में उनमें मैंने जो बिल्डअप करने की कोशिश करी कि फॉर्म निकलता है, आपको यहाँ जाके पता करना है, तो ये बड़ी दिक्कत थी। एनजीओ ने जो हमारा काम करा था कि छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी जो मंडल हुआ करते थे, वहाँ पे जाके सरकारी फॉर्मों को पहले तो ऑनलाइन भरे नहीं जाते थे ना, ज़्यादातर हार्ड कॉपी भरी जाती थी। अपने बड़े भाई से या पिताजी से पूछोगे तो चालान भी सिर्फ एक ही सरकारी बैंक भरता था, एसबीआई। सरकारी नौकरी का 3 चालान जनरेट होते थे, एक को सॉफ्ट कॉपी एसबीआई रखता था, एक आप रखते थे, एक आयोग को भेजनी पड़ती थी। इनके लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता था, और वो लोग सोचते थे हम भेजेंगे भी कोई सुनेगा नहीं। तो इसीलिए भारतीय संविधान में सही कहते हैं रजनी कोठारी जी कि लोगों को ये विश्वास दिलाना कि वो अभावग्रस्त है, इनके पीछे एक तंत्र काम करता है, ये बड़ी बात थी। फिर उस तंत्र को दूर करना, ये बड़ी बात थी। इसीलिए संविधान ने प्रावधान रखा कि इन लोगों की आवाज़ों को संसद में, विधानसभा में उठाने के लिए प्रावधान रखा जाए। इवन अगर आप अनुसूची पढ़ते हो, अनुसूची 5 और 6 पढ़ते हो, तो आपको पता लगेगा कि सरकार ने गवर्नर को विशिष्ट पावर दी है इनके लोगों को आवाज़ उठाने के लिए। मगर ये बात और है कि वो इतनी ईमानदारी से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। साथ ही उनके कल्याण को बढ़ावा देने, उनके हितों की रक्षा के लिए एक जनजातीय सलाहकार समिति व राज्यों व अन्य विभागों व केंद्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है। राज्यों में भी, केंद्र में भी, जो जनजातीय सलाहकार समिति की अधिकारी गठन करेगा। मगर वो सरकारी अफसर बन के बैठ गए हैं वो लोग खुद ही। और वैसे भी एक बार भारत में एक समस्या है, जब तक आप लोग बस में नहीं चढ़ते ना, और बस कितनी भी भरी हो, जैसे महाकुंभ हुआ, ट्रेन कितनी भी भरी हो, मतलब मेरे साथ ही हुआ, मतलब मैंने टिकट बुक करवाई थी, मगर फैमिली में अचानक 2 बंदे बढ़ गए थे, तो मैंने कहा आप रिजर्वेशन वाली सीट पे बैठो, रिजर्वेशन का हाल भी वैसे ही है। मैंने कहा चलो मैं स्लीपर में देखता हूँ, व्यवस्था बनाता हूँ, कुछ जब चलान वालन कटेगा देंगे। स्लीपर में जब मैं चढ़ा तो मेरे संग 2 बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे। आखिर में कुल मिला के हमने गेट वेट जैसे खुलवाया और हम उसमें चढ़ गए। ट्रेन दिल्ली से निकल पड़ी। अगले स्टेशन पे पहुंची तो सबसे पहले जो बुजुर्ग चढ़े थे, जो माता बहनें चढ़ी थी, उन्होंने सबसे पहले कहा हम लोगों से, दोनों तरफ से, अरे छोराओ तुम लोग गेट बंद कर दो, लॉक कर दो, अंदर से लोग आ ना पाए।
तब मैं सोच रहा, मैंने कहा अभी हम दिल्ली में खुद सरवाइव कर रहे थे अंदर घुसने के लिए, जैसे ही हम लोग घुसे हैं वैसे ही माता जी कह रही हैं गेट बंद कर दो, और ये होता भी है। इसीलिए जनजातीय सलाहकार समितियां ये जो बनाई गई थी ना, ये कहा गया था कि वो संस्थान होंगे, वो एक्सीलेटर इंस्टीट्यूशन होंगे जो इसके क्षेत्र में काम करेंगे, मगर इनके बारे में भी आज की डेट में कुछ नहीं पता। और शायद मैं समझता हूँ अगर इनसे खड़े होकर ये भी पूछ लोगे ना लोकसभा में किस आर्टिकल के द्वारा सीटों का रिजर्वेशन किया गया है SC ST के, शायद वो आर्टिकल भी ना बता पाएंगे। भारतीय संविधान के भाग 16, जिसकी मैंने क्लास की शुरुआत में बात करी थी, शुरुआत में भाग 16 में 330 से 342 ए तक में अनुसूचित जाति व जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। 82वें संविधान संशोधन 2000 के अनुसार केंद्र व राज्यों में सरकारी पदों पर नियुक्ति हेतु किसी भी परीक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अंक कम करने तथा पदोन्नति में मूल्यांकन के मापदंड को घटाने की व्यवस्था भी की गई है। पदोन्नति में आरक्षण भी एक तरह से सरकारी प्रावधान है, मगर इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर हो गए, कई व्यवस्थाएं हो गई, उसमें थोड़ा सा ये व्यवस्था उलझ गई है। मगर फिर भी सरकार ने तो अपनी तरफ से प्रावधान कर दिए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कि कोई भी इनसे लाभान्वित हो सकता है। ठीक है, कोई भी इनसे लाभान्वित हो सकता है। न्यूनतम अंक में भी इनको एडमिशन की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति आयोग SC कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहली बात। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब SC कमीशन और ST कमीशन पहले ही संवैधानिक संस्थाएं थी, मगर अब OBC कमीशन भी संवैधानिक संस्था बन चुका है, मगर माइनॉरिटी कमीशन अभी भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ध्यान रखना, बात करेंगे अभी इसी क्लास में। इसका उद्देश्य भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ कार्य करना है। जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संयुक्त रूप से गठन का प्रावधान किया गया था। पहले सोचा गया था SC और ST की प्रॉब्लम एक ही है और इनके लिए एक ही आयोग बना दिया जाएगा। आर्टिकल 338 के तहत यह प्रावधान किया गया था। ठीक है, मगर SC ST के आज में बहुत भेद है, बहुत भेद है यार। ST वाकई बहुत पीछे रह गए हैं, SC तो बहुत आगे हैं। बल्कि राजस्थान में तो कई जातियां ऐसी है जो ST में आती हैं, मगर वो रेलवे के अंदर, मगर वो रेलवे है, सरकारी नौकरियां है, उनका जीवन स्तर, उनका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड, उनका एजुकेशन सिस्टम आज के डेट में ST की अपेक्षा ST क्या SC में भी एडवांस हो चुका है, मगर फिर भी वो ST में आती है। और ST में वाकई जिन लोगों को चाहिए, जैसे बैरवा समुदाय है राजस्थान में, वाकई इन्हें चाहिए आरक्षण, रिजर्वेशन। तो इसीलिए सरकार ने तो सबसे पहले संयुक्त रूप से बनाया था, क्योंकि पहले विभेद इतने गहराई में नहीं थे। क्योंकि पहले क्या था, शहर थे या गांव थे, बीच का जो सिस्टम था वो था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए 338 के अंतर्गत 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। SC कमीशन, ST कमीशन, OBC अब तीनों संवैधानिक हैं। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा पूर्व में गठित आयोग को 2 आयोगों में विभाजित कर दिया। 65वें के द्वारा संविधान संशोधन के 338 के अंतर्गत, और तरीका प्रोसीजर क्या है, 65 के अंदर SC ST कमीशन एक ही था संयुक्त, मगर 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा पूर्व में गठित आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया। अब 338 किसके लिए है, SC कमीशन के लिए है। 338 एक किसके लिए है, ST कमीशन के लिए है। और ये किसके द्वारा किया गया, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दोनों को अलग किया गया, दोनों को अलग किया गया है कि SC ST कमीशन दोनों अलग अलग काम करें। संरचना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। मतलब एक अध्यक्ष होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्योंकि मोस्टली जो भी संवैधानिक संस्था, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही करवाई गई है। कार्य, संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी व जांच करना, अनुसूचित जातियों को उनके अधिकार, सुरक्षा उपायों से वंचित करने संबंधित शिकायतों के मामले में पूछताछ करना, अनुसूचित जातियों से संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर केंद्र व राज्यों को सलाह देना, राष्ट्रपति को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये है। अब ये काम करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आएगी, शासन प्रशासन भी प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए इनको कुछ अधिकार भी दिए गए हैं अलग से। जैसे आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं, वह भारत के किसी भी भाग के किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है। आयोग किसी साक्ष्य की खोज व उसे पेश करने का निर्देश दे सकता है। आयोग शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। आयोग गवाहों व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी कर सकता है। आयोग किसी न्यायालय व कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को प्राप्त कर सकता है।
क्वेश्चन इस बार आया था, एनजीटी 2024 में आया था, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस सिद्धांत पे काम करता है? तो सिद्धांत लिखा था जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, नेचुरल जस्टिस है, तो आंसर नेचुरल जस्टिस था। वैसे ही ये क्वेश्चन आ चुका है कि अनुसूचित जाति आयोग किस आधार पे काम करता है, तो उसको पावर दी गई है सिविल कोर्ट की, सम्मन जारी कर सकता है, गवाही के लिए बुला सकता है, कोई सरकारी डॉक्यूमेंट दे सकता है किसी भी प्रकार से। ये बहुत बड़ी ताकत दी गई है इसको, आयोग को अपने काम में फ्रीडम प्रदान करने के लिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का गठन 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 338 ए में किया गया। ये जो बताया था अभी मैंने, ठीक है। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया था। यहां मैं कहता हूं, यहां सरकार ने कुछ लेट कर दिया। यहाँ आज़ादी के तुरंत बाद अगर इस आयोग का गठन कर देते ना हम लोग, तो बहुत बढ़िया रहता, प्रावधान कर देते, बहुत बढ़िया रहता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। आज जारवा समुदाय के बारे में जब करंट अफेयर की क्लास में मैं पढ़ाता हूँ या मैं नोट्स अपडेट करवाता हूँ मेंस की क्लास में पॉलिटिकी में, तो बड़ा वो लगता है कि कुछ बच्चे जो दिल्ली के हैं, चंडीगढ़ के हैं। अभी मैं चंडीगढ़ गया था किसी क्लास को पढ़ाने के लिए। चंडीगढ़ के बच्चों को जब मैंने ये लिखवाया था कि भारत में सशक्तिकरण करने के लिए बहुत आवश्यक है, अभी तक हम लोग जनजाति लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि पंचायती राज व्यवस्था नाम की संस्था होती है, तो हम लोग लोकसभा के लिए क्या विश्वास दिला पाएंगे। इसीलिए जारवा समुदाय ने जब पहली बार अपना वोट डाला तो ये सुर्खियां बन गई हैं, और यूएनओ ने भी बाकायदा अपनी वेबसाइट पर इसको दर्ज कराया है। मगर जारवा समुदाय अभी भी इसको एक लोकल प्रोसीजर मानता है, क्योंकि वो इसका महत्व ही नहीं समझता। वो तो एक प्रक्रिया समझता है कि शासन प्रशासन ने कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ लालच को देकर हमसे वोट करवा लिया है, मगर वोट का महत्व क्या है? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था या हमारे राजनीतिक व्यवस्था किस पे काम करती है? चुनाव पे। चुनाव किसके बीच होता है? प्रतिस्पर्धा होती है, दो व्यक्ति चुनाव में मत लेते हैं, उन्हें वोट देना होता है। और ये लोग कबीलिया पंचायती कबीला व्यवस्था में विश्वास करते हैं। कबीले व्यवस्था के अंदर प्रतिस्पर्धा होती नहीं है, सहयोग होता है। ये लोग वृद्ध, जो सबसे ज्यादा वृद्ध होता है उसको अपना सीनियर बना लेते हैं। तो वो कहते हैं चुनाव में खड़ा होने के लिए तो आपको पंचायत बनाए क्यों? पंचायत में आप लोग कहते हो इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग है, नॉमिनेशन होना चाहिए, मगर यहाँ नहीं है। तो ये सारी समस्याएं फिर भी अभी हैं, और कुछ लोगों को लोगों को लगता ही नहीं है कि ये समस्याएं भी हैं, मगर अभी भी हैं डियर। संरचना, इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्यों से मिलकर होता है। जैसे एससी कमीशन है उसी की तुलना में एसटी कमीशन वैसे ही होता है। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जैसे एससी कमीशन ही करते हैं। कार्य, जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों की प्रावधान करना। मतलब आप लोग एक एससी का याद कर लो, एसटी का भी वही होगा, बस फर्क क्या होगा? वो एससी के लिए काम करेगा, वो एसटी के लिए काम करेगा। एसटी में बस एक फर्क क्या हो जाएगा, उसे पेशा नियम 1996 की शक्ति भी दे दी गई है अलग से। जैसे देखते हैं, जनजातियों को संविधान में दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का सुझाव सरकार को प्रदान करना। हम इसी प्रावधान के तहत आयोग ने हमें भेजा था कि हम लोग वहां पे लोगों को बताएं कि सरकारी नौकरियों में आपका है, सरकारी नौकरी के फॉर्म खाली जाते हैं। जैसे पंजाब में सरकारी नौकरी के फॉर्म खाली जाते हैं। आपको जान के चंबा होगा, यहाँ लोग सिविल सर्विस के लिए यूपी बिहार के लोग मारने को तैयार है, आत्मदाह को तैयार है। बीपीएससी के केस में जब विद्रोह चल रहा था, 2 लोग आत्मदाह कर चुके हैं, ठीक है। और पंजाब के अंदर वैकेंसियां खाली जाती हैं, इवन जज की वैकेंसी खाली जाती है, क्योंकि पंजाब में क्या है, फॉर्म यूपी बिहार के लोग भर नहीं सकते ना। अगर यूपी बिहार पंजाब का एक क्लॉज पंजाब का हटा दें फॉर्म भरने का, सिर्फ एक क्लॉज पंजाब का फॉर्म भरने में हटा दे, तो पंजाब का शासन प्रशासन यूपी और बिहार से भर जाएगा। बस महाराष्ट्र बचा हुआ है, साउथ बचा हुआ है इन लोगों से। कारण क्या? कारण एक ही है, ये लोग एक ही बात कहते हैं, 10th में जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए गुरुमुखी लिपि में, और यही काम करता है महाराष्ट्र मराठी लिपि में, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। नहीं तो ये लोग भी चले जाए। मगर यहाँ पे क्या है, सरकारी नौकरी की मारामारी है, वहां पे कोई सरकारी नौकरी को पूछता नहीं है। वो लोग व्यापार करते हैं या वो लोग क्या करते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। तो ये काम प्रक्रिया अधिकारक संविधान में दिए गए अधिकारों को प्राप्त करने में, जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, वो भी खाली जाती है। छत्तीसगढ़ में खाली जाती है, जो आदिवासी राज्य है। राष्ट्रपति को जनजाति के अधिकारों में स्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। राष्ट्रपति, जनजाति आयोग, जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ओबीसी कमीशन, इन सब की रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। वन क्षेत्र के निवासियों, देखो ये यूनिक है, जो आपको लिखना पड़ेगा एसटी कमीशन में। वन क्षेत्र के निवासी जनजातियों को लघु वनोपजों पर स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना। जनजातियों के विकास व वहनीय आजीविका हेतु रणनीतियों का निर्धारण करना। ऐसे समुदाय में वन सुरक्षा व सामाजिक वानिकी के अधिक सहयोग करना। ये थोड़ा सा अलग काम है एसटी के समुदाय में। शक्तियां, आयोग की शक्तियां सिविल कोर्ट के समान है। यह देश के किसी भी भाग में सम्मन जारी कर सकता है, जैसे एसटी कमीशन कर सकता है। गवाहों व दस्तावेजों के परीक्षण, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करके आयोग की शक्तियों में निहित है। आयोग किसी भी न्यायालय व कार्यालय में किसी लोक अभिलेख या उसकी किसी प्रति को प्राप्त कर सकता है।
अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग से संबंधित योजनाएं व कार्यक्रम। अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था हमने संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने पढ़ा था। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। संवैधानिक व्यवस्था व निर्देश के अनुसार भारत सरकार व सभी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजातियों के कल्याण के लिए योजना की अंतर्गत व उसके बाहर अनेक योजना व कार्यक्रमों का निर्माण करती हैं, उन्हें लागू करती हैं। ये सभी कार्यक्रम शिक्षा, कौशल विकास के अवसर व उन क्षेत्रों के विकास संबंधित है जहां ये लोग जातियां व जनजातियां संकेंद्रित होती हैं, उनके लिए काम करना है। जैसे एसटी हैं, ज़्यादा जंगलों में रहते हैं तो जंगल होने चाहिए। भारत सरकार ने अभी एक योजना बनाई है। अभी तक भारत सरकार ने क्या नियम बना रखा था, गलती से कह लो या जानबूझ के कह लो मुझे नहीं पता, मगर कुल मिला के ये था कि जंगल के अंदर, जैसे खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बांस होते हैं ना, बांस, बरेली में भी बांस होता है, बैम्बू स्टिक, बैम्बू जो बांस होता है, बैम्बू होता है, उसे सरकार ने एक वाणिज्यिक फसल बना लिया था। और जो वहाँ के क्षेत्रीय निवासी थे अगर वो काटते थे तो रेंजर उनको पकड़ते थे या उनसे घूस लिया करते थे। सरकार ने इसमें सुधार किया है। शिक्षा संबंधी कार्यक्रम और विकास के लिए सरकार ने सुधार किया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को परमिशन दी गई है। जो जंगलों में रहने वाले एसटी समुदाय हैं वो वन उपज में बैम्बू को काट सकते हैं अपने घरेलू उपभोग के लिए, बेचने के लिए नहीं, घरेलू उपभोग के लिए काट सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने ध्यान दिया, आप लोगों के घर में जो पाइपलाइन है ना, पुरानी घर होंगे तो लोहे के होंगे, नए घर बन रहे हैं प्लास्टिक की पाइपलाइन है, मगर नॉर्थ ईस्ट में अभी भी जो पानी की पाइपलाइन है ना वो बैम्बू से बनती है। और सिक्किम में जाओगे तो सिक्किम में पन्नी वन्नी सब बैन है, बोतल वोतल बैन है। तो सिक्किम सरकार ने तो एक बैम्बू की बाकायदा बोतल तक बना रखी है पानी के लिए, आप कहीं भी कैरी करो, जो बहुत बढ़िया है। और कुल उसकी कीमत कितनी, 58 रुपए के आसपास उसकी कीमत है, टैक्स वैक्स लगा के, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोविजन दिए गए हैं। बाजार विकास संघ, ये एग्जाम्पल दो, देखो एनसीईआरटी ने कितना शानदार लिखा है। जो आप खाली, जैसे कुछ टीचर, जैसे मैं खुद भी दिल्ली में देखता हूँ, वो कहते हैं, टीचर कहते हैं कि सर कोचिंग वाले टाइम नहीं देते हैं, बच्चे भी सीखना नहीं चाहते हैं। तो वो जब प्रावधान पूछते हैं ना कि अनुसूचित जाति के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, तो प्रावधान सिर्फ आप संवैधानिक पढ़ा के वो लोग निकल लेते हैं, आप भी निकल लेते हैं, मगर गलत। आप लोग संवैधानिक प्रावधान लिखिए पहले, 338 के बारे में बताइए, 338A के बारे में बताइए, जो आपको भी बताया गया है। फिर आप लोग लिखिए प्रशासनिक प्रावधान, जिसके अंदर अब मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जब आप आंसर को, कंक्लूजन को खत्म कर रहे हो ना मेंस में, तब आप लोग न्यायिक प्रावधान भी लिखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऑर्डर जारी करे हैं इसके लिए, ठीक है। तो इन प्रावधानों में आप बाजार विकास संघ को लिखिए, ट्राइफेड को लिखिए। आप ट्राइफेड भारत सरकार की संस्था है, आप उसको लिखिए। ट्राइफेड के द्वारा भारत सरकार जो है आदिवासी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करती है। तो उसी में से अब मैं जो बता रहा हूं, अब इनको आपको लिखना है आंसर में। खाली बातों से बात नहीं बनती है कि सरकार ने ये करा, आप नाम लिखिए। बाजार विकास संघ 1987 में भारत ने जनजातीय सहकारी बाजार विकास संघ, ये ट्राइफेड कल, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदायों के विपणन में सहायता देना है, उनके लघु वन उपवाद व अतिरिक्त कृषि उत्पादों को उचित मूल्य दिलाकर निजी व्यापारियों के शोषण से मुक्त रखना है। जैसे उत्तराखंड पहाड़ी नमक, तो वो नून बोलते हैं, पहाड़ी नून उत्तराखंड की एक बड़ी विशेषता है। एक हमारे यहाँ नमक जो हम टाटा का खाते हैं वो नमक आयोडाइज है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस स्वाद है, और आयोडाइज का सरकार ने डाल रखा है, और कुछ भी नहीं है। आप नमक अगर घर में खाते हो तो नमक की आदत डालो लाहौरी नमक की, जिसको हम लोग सेंधा नमक भी बोलते हैं, व्रत का नमक भी बोलते हैं। थैलीसीमा के लिए, हर चीज के लिए सब बढ़िया है, मगर बस उसकी मार्केटिंग नहीं है। 50 रुपए किलो कम से कम आता है, और जो ये टाटा से सस्ते नमक आते हैं 10-12 रुपए किलो मिल जाते हैं। और उनमें से अगर नमक खाना है, कभी उत्तराखंड में जाओ, पहाड़ी नमक है, या उत्तराखंड की ट्राइफेड की आपको विषय मिल जाएगा पहाड़ी नमक, आप वो खा के देखो, ठीक है। आप लोगों ने हलवा बहुत खाया होगा, सूजी का, बेसन का हलवा खाया होगा, आटे का हलवा खाया होगा। वो हलवा अगर खाना है, कभी उत्तराखंड में बनाते हैं कच्ची हल्दी का हलवा, गर्मी के सर्दी के अंदर आप खाओ, मजा आए, गर्मी भी लग जाए। तो कई ऐसे प्रोडक्ट है जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं, मगर उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है, इसीलिए उनकी मार्केटिंग करने की आवश्यकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना 1992-93 में सार्वजनिक क्षेत्रों में रहने वाले युवकों को किसी भी रोजगार या स्वरोजगार के लिए तैयार करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी की गई है, ताकि ये मार्केटिंग कर सके, अपने प्रोडक्ट की प्रचार कर सके, और किसी भी प्रकार से, एक मिनट डियर,
तो व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 और 2002 की अवधि के दौरान आदिम जनजाति समूह के विकास के लिए एक अलग कार्य योजना की व्यवस्था भी की गई थी। अब SC ST वर्ग की बात यहाँ पे हो गई है। अब आपको जो लिखना है वो लिखना है OBC के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग। ये भी भारत सब में एक पिछड़ा वर्ग है, मगर ये क्या थे, ये फिर भी उनकी SC और ST की जगह SC ST से डेवलप्ड है। और SC और ST से भी डेवलप एक वर्ग और था, मगर वो इतना आधुनिक भी नहीं था, वो मध्यम वर्ग का एक हिस्सा था और निचला मध्यम वर्ग है, उसके लिए बनाया गया है OBC वर्ग। भारत में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त 1980 के दशक के एक दूरगामी बदलाव दृष्टिकोण चुका था। टाइम देख रहे हो 1980। अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय। इस वर्ग के अंतर्गत कमजोर वर्ग के वे लोग शामिल है जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 340 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह एक ऐसे आयोग का गठन करे जो अन्य पिछड़ा आयोग की स्थिति का आकलन कर उसके बारे में उचित सुझाव प्रस्तुत करे। सरकार ने 2 पिछड़ा आयोगों की नियुक्ति की है, 2 की है, जिसमें 2 की है सरकार ने। इन आयोगों ने पिछड़े वर्गों को समुदाय व जनजातियों के आधार पर पहचानने का मापदंड प्रस्तुत किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निम्नलिखित आयोग गठन किया गया। सबसे पहला, प्रथम पिछड़ा वर्ग। इस आयोग की 1953 में काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में हुई थी। इस आयोग ने पिछड़े वर्ग को पहचानने हेतु 4 मापदंड प्रस्तुत किए थे। 4। पहला, हिंदू समाज की परंपरागत जाति व्यवस्था में निम्न स्थिति। हिंदू समाज की परंपरागत जाति व्यवस्था में निम्न स्थिति: किसी जाति या समुदाय में सामान्य शैक्षणिक प्रगति का भाव, सरकारी सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार वाणिज्य उद्योग में व्यापक अनुपस्थिति। ये 4 पैमाने थे 1953 में। कालेकर आयोग के आधार पर 2399 जाति व समुदाय को पिछड़े वर्ग में रखा क्योंकि आयोग के आपसी मतभेद थे। इसी कारणवश सरकार ने आयोग की सिफारिशों को नहीं माना। और यार 1953 में संविधान लागू 1950 में तो हुआ। सरकार को सबसे पहली से चुनी हुई सरकार है, 1952 में बनी। इसीलिए सरकार में अभी सरकार ने सोचा था हम कार्रवाई करते हैं, होगा, मगर हो नहीं पाया, समय बीता। तो 1978 में BP मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के थे, ये अध्यक्षता में इसे मंडल आयोग कहा गया। आयोग ने पिछड़ेपन के 11 सूचक बनाए, पहले 4 अब 11, जिसमें 4 जातिगत सामाजिक पिछड़ेपन से, 3 शैक्षणिक पिछड़ेपन से, 4 आर्थिक पिछड़ेपन से संबंधित थे। आयोग ने पिछड़ेपन को जाति से जोड़ा मेनली। OBC के संग प्रॉब्लम थोड़ी सी यही हुई कि OBC अभी भी जो विद्रोह होता है ना, अभी विद्रोह नहीं, अभी भी जो थोड़ा प्रोटेस्ट होता है वो इसीलिए होता है। जैसे हरियाणा के समृद्ध हैं, जो लोग समृद्ध हैं वो भी आना चाहते हैं OBC में, क्योंकि OBC में विंडो काफी खुला हुआ है, क्योंकि OBC में जाति है। राजस्थान में एक समुदाय है जिसने पूरा राजस्थान क्या पूरा इंडिया ही, नॉर्थ इंडिया ही जाम कर दिया था, वो भी किसमें आना चाहता है, वो भी आना चाहता है किसमें, OBC में, क्योंकि OBC में आने का जो आधार है वो थोड़ा वाइड है। ठीक है। आयोग ने 3743 जातियों को अपने दिए गए सूचकांकों के आधार पर पिछड़े वर्ग में रखा, तभी से इन जातियों को OBC के नाम से जाना जाता है। ये अनुसूचित जातियों से भिन्न होती हैं, ध्यान रखना। ST SC से भिन्न है और ST और SC से OBC भिन्न है, और SC ST OBC से माइनॉरिटी भिन्न है। तो इसमें याद रखना ये सारी चीजें। आयोग ने सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र की कंपनियों में, ध्यान देना, सरकारी सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र की कंपनियों में 27% नौकरी व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित रखने का सुझाव दिया है। कुछ लोग और आगे चले गए हैं, जैसे हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में भी कहा था कि आरक्षण देना चाहिए हरियाणा वासियों को, मगर वो वैलिड नहीं है। अगर सभी राज्य इस प्रकार से आरक्षण देने लगे हैं स्थायी लोगों को, तो भारत में राष्ट्रीयता की भावना है, सिटीजनशिप की भावना है, एकत्व की भावना है, इसमें चोट लगेगी। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में इस वर्ग के छात्रों के लिए कुछ स्थान भी आरक्षण में दिए गए हैं OBC के लिए। आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक व सामाजिक विकास के भी सुझाव दिए हैं। 1990 में भारत सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। VP सिंह। तब से केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली नियुक्तियों में 27% आरक्षण व राज्य सरकारों की नौकरियों में आरक्षण का प्रतिशत प्रत्येक राज्य में अलग अलग लागू है। जैसे मध्य प्रदेश में तो पंचायतों के चुनाव में SC ST महिलाओं के अलावा OBC के लिए भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 26 नवंबर 1992 के अपने फैसले में, फैसला कौन सा, इंदिरा साहनी बना भारत संघ, आरक्षण के लिए जातीय मापदंड को महत्वपूर्ण माना है। टाटा।
साथ ही न्यायालय ने पिछड़े वर्ग के अंतर्गत शामिल ऐसे व्यक्तियों के आरक्षण संबंधी सुविधाओं को समाप्त करने की बात की है जो आर्थिक रूप से संपन्न है। क्रीमी लेयर सामाजिक रूप से भी आगे हैं, उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले पद वाले हैं, इन्हें क्रीमी लेयर सिद्धांत पर आधारित निष्कासन का नियम बनाया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम। इसके बारे में ज्यादातर टीचर कम लिखवाते हैं, मगर एनसीईआरटी ने इसको सम्मानित स्थान दिया है, क्योंकि बात सही है। ओबीसी के लिए जो आप काम कर रहे हो वो काम कर किस क्षेत्र में, ओबीसी के काम करने के लिए आपको फाइनेंस और डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना होगा। इसीलिए सरकार ने नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया था 1992 में, जो एनसीईआरटी ने बताया है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पिछड़े वर्गों के सदस्यों को रियायती सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना था, जिससे वो लोग व्यापार रोजगार कर सके, शिक्षा के लिए काम कर सके। इस निगम ने पिछड़े वर्गों की योग्य महिलाओं के लिए स्वर्णिमा नामक एक योजना को भी लिखा है। स्वर्णिमा 93वां संविधान संशोधन 2006, संविधान के 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निजी व बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण मिलेगा ओबीसी को। वंचित वर्गों के विकास की दिशा में निश्चित रूप से यह कदम उल्लेखनीय है। 102वां संविधान संशोधन ये है आपके काम का। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा पिछड़े वर्ग के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत प्रदान की गई। राज्य व क्षेत्र के संबंध में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विनिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, तीनों पे नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को, क्योंकि संवैधानिक संस्था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब इसके लिए आर्टिकल है 333 बी और 342 ए जोड़ा गया है। संरचना आयोग में 5 सदस्य होते हैं, एससी एसटी में 1 1 और 3, यहाँ है 5, इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं जैसे इनमें होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति जैसे एससी एसटी में की जाती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की पद सेवा शर्तें कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ना कि संसद। कार्य व शक्तियां सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संविधान व विधि द्वारा जो प्रदत्त है संरक्षण व सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु मामलों की जांच व निगरानी करना, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेना, सलाह देना, विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के किसी मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त है। कौन सी न्यायालय के समान? सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो डियर, ये आज हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 18 समाप्त हो गया। धीरे धीरे एनसीईआरटी खत्म होती जा रही है। एनसीईआरटी में मुझे आपको 26 चैप्टर करवाने हैं और 26 चैप्टर में से काफ़ी चैप्टर हमारे हो गए हैं। ठीक है, ये शायद 19 नंबर का चैप्टर है, 19 नंबर का चैप्टर है। इसको आप देखते रहिएगा और जैसा मैं बता रहा हूँ आप लोग टाइम और बताइएगा। एनसीईआरटी का एक अलग से टाइम सुटेबल करते हैं, रोज क्लास हुआ करेगी। एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी सारी खत्म हो गई है, पॉलिटी खत्म होने के कार पे। इसके बाद हम जैसे बच्चों की डिमांड थी ज्योग्राफी या साइंस की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। और उसके अलावा एक इनिशिएटिव और लेने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी के एमसीक्यू प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए एनसीईआरटी संबंधित जो क्वेश्चंस हैं इसको भी अब करवाया जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप चैनल नंबर पे आप बता सकते हैं कि आप इस कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। बहुत ही नॉमिनल फीस होगी मेंस और पीटी के लिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की टाइपिंग का खर्चा जो होगा, टाइपिंग का खर्चा और क्लासरूम का खर्चा जो है उसी को निकाला जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा फीस इसकी होगी नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसकी शुरुआत की जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल। आज की कक्षा का समापन हम यही करते हैं डियर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह के साथ, जोश के साथ। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।